नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर में। और क्लास जैसा कि आप सभी जानते हैं CBSE ने रिलीज़ कर दिया है टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस। तो अभी जो हमारा फोकस है वो टर्म 1 पे है और टर्म 1 जो है वो MCQ बेस्ड होगा। और उस MCQ बेस्ड पेपर में आपको केस स्टडीज़, आपको असर्शन रीजन, आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे आपके MCQ पैटर्न में। तो उसी तरीके से हम लोग अपनी नई वीडियोस लेके आ रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। सो टर्म 1 का हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मोमेंट। पहला ही चैप्टर है। अब आप सभी बहुत बार पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को अपने स्कूल में या यूट्यूब के थ्रू, पर थोड़ा सा इसको मैंने पिक्चर बेस्ड में डाल के थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाया है। आई होप आपको और अच्छा लगे ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मोमेंट। तो कोल्ड वॉर एरा जो आपका चैप्टर है, इसकी कहानी जो शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। कहाँ से शुरू होती है कहानी इसकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। बेटा डेट्स पे आप सभी फोकस कीजिएगा क्योंकि डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। डेट्स, कंट्रीज, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एक गलती कर दोगे तो एक नंबर आपका गया। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 के बीच। ठीक है। अराउंड यू कैन से कि 6 इयर्स तक जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। अब सवाल ये आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 ग्रुप्स के बीच हुआ था। और वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? देखो 1 मार्क्स में अगर पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन 2 ग्रुप्स के बीच हुआ था तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच हुआ था। समझे आप कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स के बीच हुआ था। एक ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर और एक ग्रुप का नाम था आपका अलाइड पावर। डन। अब सवाल यह आएगा कि एक्सिस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी एंड अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी। सो एक्सिस पावर्स में थी, सबसे पहले आपका आता है जर्मनी, देन आपका आता है इटली, देन आपका आता है जापान। तो 3 कंट्रीज में मेन जो थी वो आपकी थी एक्सिस पावर्स में। और अगर हम बात करें अलाइड पावर्स की तो अलाइड पावर्स में था कौन? USA, फ्रांस, ब्रिटेन और USSR। तो मेन 4 कंट्रीज थी अलाइड पावर्स में, 3 कंट्रीज थी आपकी कहाँ पे? 3 कंट्रीज थी आपकी एक्सिस पावर्स में। ठीक है। तो देखा जाए तो ये पूरी कंट्रीज, ये जो ग्रुप्स थे ये आपस में लड़ रहे थे, पूरे 6 साल तक लड़े। और अगर हम 6 साल के बाद की बात करें तो 6 साल के बाद जर्मनी हार गया, इटली हार गया, जापान हार गया, यहाँ से देखा जाए तो ब्रिटेन भी ऑलमोस्ट हार गया और फ्रांस भी हार गया। ठीक है, ये दोनों हार गए। तो 6 साल के बाद हमारे सामने जो पावर्स बची, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बची वो कौन कौन सी बची? एक तो बची आपकी USA, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर कौन सी बची? USA। और दूसरी जो बची पावर वो कौन बची? वो बची आपकी USSR। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है 1945 में तो हमारे सामने आती हैं 2 पावर्स, एक का नाम है US और एक का नाम है USSR। अब इन दोनों के बीच में होगा अंतिम यानी कि फाइनल मुकाबला। और इस फाइनल मैच को क्या बोला गया? इस फाइनल मैच को बोला गया कोल्ड वॉर, जो कि हुआ था 1945 से लेके 1991 तक। आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने डेट्स पे काफ़ी फोकस किया हुआ है हमारी इस वीडियो में। तो डेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, डेट्स को आपको लर्न करना है। डन क्लास। सो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ। कोल्ड वॉर शुरू हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। तो हम लोग बड़ा सिंपली बोलेंगे कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कैसे? ऐसे कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो हमारे सामने आए 2 पावर्स, एक का नाम था USA, एक का नाम था USSR। दोनों के बीच में चला है कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक। आई होप आपको मेरी ये पहली स्लाइड जो है वो समझ में आ गई हो। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड।
द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ था? मैंने बोलूँ आपसे कि 2011 वर्ल्ड कप का एंड कैसे होता था? जब धोनी ने एक छक्का मारा था तो 2011 वर्ल्ड कप का एंड हुआ था। तो वैसे ही हम लोग पूछते हैं यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड तब हुआ जब अमेरिका ने, इसने अमेरिका ने जापान के दो शहर, कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी। कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए। क्या गिराए? एटॉमिक बॉम्ब गिराए। कब गिराए? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। बमों के नाम क्या थे? बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। क्या नाम थे? लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, अब सवाल ये आता है क्यों गिराए? तो हर किसी के अपने अपने लॉजिक थे, अपने अपने रीजन थे। तो हम लोग वो पढ़ेंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ? जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया। बमों के नाम आपके सामने, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 1945 में। तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि बम क्यों गिराए? और बम गिराने के सबके अपने अपने रीजन थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके, अगर हम लोग बात करते हैं जो लोग खिलाफ थे बम गिराने के, तो भाई क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ क्रिटिक्स मतलब यहाँ पे कि जो लोग खिलाफ थे, कि जिन्होंने यूएस के बम गिराने की निंदा करी, तो वो लोग कहते हैं कि भाई क्रिटिक्स ऑफ द यूएस टू ड्रॉप द बॉम्ब्स हैव आर्ग्यूड दैट, कि भाई यूएस को ये बात पता थी कि जापान जो है वो अपनी हार मान चुका है, जापान सरेंडर करने वाला है, अपनी हार मान चुका है, और बॉम्ब गिराना क्या था? अनावश्यक। इट वाज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, इट वाज नॉट नेसेसरी। ठीक है, कि भाई बम गिराना बिल्कुल भी नेसेसरी था ही नहीं। पहली बात उन्होंने बोला कि भाई अब जब बम गिराना अननेसेसरी था तो बम क्यों गिराए गए? तो बम इसलिए गिराए थे अमेरिका ने ताकि जो यूएसएसआर है, जो है सोवियत यूनियन, वो एशिया में मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स का फायदा ना उठा सके। और अमेरिका जो है वो मॉस्को को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था। वो दिखाना चाह रहा था कि भाई जो मॉस्को जो है ना, यूएस है वो सुप्रीम है। क्या है वो? सुप्रीम। तो ऐसा तो बम गिराने वालों के जो खिलाफ थे ना, उन्होंने बोला। लेकिन अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने बोला कि भाई मैंने जो बम गिराया ना वो बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था ताकि जो वॉर है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, प्लस जो जाने जा रही हैं अमेरिका के लोगों की, जो जाने जा रही हैं अलाइड ग्रुप की, वो जाने कम जाए, मतलब कम लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचे। तो कुछ इस तरीके से ये कहानी थी। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो लोग बम गिराने के खिलाफ थे उन्होंने क्या बोला, फिर लोगों ने क्या लगाया अनुमान, लोगों ने क्या लगाया अंदाजा, फिर हमने पढ़ा यूएस का आर्गुमेंट कि यूएस क्या कह रहा था आपको। ये डन क्लास। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बिगिनिंग हम लोग चैप्टर कर चुके थे। तो यहाँ से 1 मार्क्स बनने के चांस कम है। अब 1 मार्क्स बनता कहाँ से है? तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे 2 पावर्स के बारे में कि अब भाई 45 साल तक एक युद्ध चला, 45 साल तक झगड़ा हुआ, 45 साल तक एक आइडियोलॉजिकल वॉर, यू कैन से एक मिलिट्री वॉर चला है 2 ग्रुप्स के बीच में। तो वो 2 ग्रुप्स थे कौन कौन? तो पहला जो ग्रुप था वो कौन था? यूएसए। तो सबसे पहले बच्चों यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी सोच क्या थी? तो यूएसए की सोच थी लिबरल, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद और लोकतंत्र। वो जनता की फ्रीडम की बात करता था। उसको ये था कि भाई यहाँ पे पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। ठीक है, यूएसए को बहुत सी कंट्रीज़ ने इसी आइडियोलॉजी की वजह से सपोर्ट दिया। मतलब बहुत सी कंट्रीज़ ने बोला कि भाई जो आइडियोलॉजी है यूएसए की हमको लगी अच्छी। मैंने सपोज कि पूरे वर्ल्ड में 25 कंट्रीज़ ने ऐसा बोला कि वी लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसए, दैट्स वाई सपोर्ट किया, उसको ज्वाइन किया। और यूएसए ने इन 25 कंट्रीज़ के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया, एक अलायंस बनाया, जिसका नाम रखा गया वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस नाम रखा इसलिए कि यूएसए जो था वो वर्ल्ड मैप में वेस्ट में है। ठीक है, और जो था यूएसए वो हेड बन गया, वो था मुख्य किसका? वेस्टर्न अलायंस का। डन क्लास। तो ये आपके बेसिक 2 पॉइंट्स हो गए। अब क्या हुआ? आगे चल के अमेरिका ने बोला कि भाई मुझे होना है पावरफुल, तो मुझे
पावरफुल होने के लिए एक ग्रुप फॉर्म करना है। ग्रुप मीन्स कि मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो हम लोग कभी अगर हम पे हमला हो तो हम उसको जवाब दे सकें। तो अमेरिका ने 3 मिलिट्री अलायंसेस बनाए। क्या बनाए? 3 मिलिट्री अलायंसेस। तो पहले हम लोग बात करेंगे नाटो के बारे में। तो नाटो की फुल फॉर्म जान लो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंगली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना ये? अप्रैल 1949 में। इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें आपके 12 मेंबर्स थे, और इन 12 मेंबर्स ने बोला कि हम 12 में से अगर किसी एक पर भी अटैक होता है नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूरोप में, तो हम 12 के 12 मिलकर आपको जो है वो सबक सिखाएंगे। डन क्लास। तो ये तो होगी यूरोप की बात और अमेरिका की बात। लेकिन जो था ना अमेरिका, उसको ये था कि भाई जो आपका यूएसएसआर है वो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा था। तो अमेरिका ने एशिया में, और यू कैन से कि ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए 2 और बनाए थे। क्या? 2 और बनाए थे अलायंसेस, दैट इज मिलिट्री अलायंसेस। क्या नाम था? एक का नाम था सीटो, एक का नाम था सेंटो। सीटो की फुल फॉर्म क्या थी? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेंटो की फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डन क्लास। तो ये हुआ किसकी बात? ये हमने कर ली बेटा किसकी बात? ये हमने पढ़ ली है यूएसए की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे यूएसएसआर के बारे में कि उसकी क्या सोच थी। तो अगर हम यूएसएसआर की बात करेंगे, सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ो किसकी? यूएसएसआर की। सो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, फुल फॉर्म। इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म, साम्यवाद और समाजवाद थी इसकी आइडियोलॉजी। जैसे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को बहुत सी कंट्रीज ने पसंद किया था, वैसे ही इसकी आइडियोलॉजी को भी बहुत से लोगों ने पसंद किया। और मैंने सपोज किया कि 20 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है यूएसएसआर को, तो 20 कंट्रीज प्लस यूएसएसआर प्लस दिस आइडियोलॉजी इज इक्वल टू ईस्टर्न अलायंस। और ईस्टर्न अलायंस का हेड कौन था? यूएसएसआर। अब सिंपल सी बात है कि यूएसएसआर वर्ल्ड मैप में ईस्ट पर है, इसलिए इसको नाम दिया गया वेस्टर्न अलायंस। और जैसे मिलिट्री अलायंस बनाया था नाटो यूएसए ने, वैसे ही टक्कर देने के लिए यूएसएसआर ने बनाया था वार्सो पैक्ट। कब बनाया था? 1955 में। कब बनाया था? 1955 में। इसमें आपके 8 मेंबर्स थे, और इसका मेन काम था कि भाई यूरोप में जो नाटो की फोर्सेस हैं उनको एनकाउंटर करना, मतलब उनको देखरेख करना, उनको टक्कर देना। ये बात यहाँ पे कही जा रही है बच्चों आपका। डन। सो ये हम लोगों ने आइडियोलॉजी पढ़ ली, हम लोगों ने स्टार कंसेप्ट कर लिए हैं। एमसीक्यू को डील करने के लिए तुक्का नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे पूरा सिनेरियो। अब सबसे डेफिनेशन जो आती है 1 मार्क्स की, या डेफिनेशन जो आती है आपकी 2 1 मार्क्स की बनेगी आपकी डेफिनेशन। पहली कौन सी होती है? पहली होती है कोल्ड वॉर। भाई कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड ठंडा, ठंडा झगड़ा होता क्या है? तो कोल्ड वॉर क्या था? ये एक सीरीज थी। क्या थी? एक सीरीज किसकी? टेंशन की, कन्फ्लिक्ट की, स्ट्रगल की, कन्फ्रंट्रेशन की। झगड़े हैं, तनाव है, प्रॉब्लम्स है। किसके बीच था ये तनाव? ये था यूएसए के बीच और ये था यूएसएसआर के बीच। और इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? इनको सपोर्ट कर रहे थे इनके रिस्पेक्टिव अलाइज, यानी कि जो इनको जो 25 कंट्रीज इनके साथ थे ना, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गई है किसकी? ये फुल फॉर्म हो चुकी है आपकी कोल्ड वॉर की। एजर्शन रीजन में फुल फॉर्म लिख देंगे, रीजन में कुछ और लिख देंगे। पूछेंगे कि एक्सप्लेनेशन अच्छी है या बुरी है, सही है गलत है, तो उसका जवाब को देना पड़ेगा। तो एजर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं लॉजिक ऑफ डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस मतलब होता है रोकथाम, अपने आप को सेव करना। तो दोनों ही पावर्स के बाद पावर्स के पास में क्या है? दोनों के पास में दूसरे के अटैक को रिएक्ट करने की, यानी कि बोथ द पावर्स हैव द कैपेसिटी टू retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। दोनों के पास काबिलियत है एक हमले का जवाब देने की, लेकिन कोई नहीं करता हमला, क्योंकि जानते हैं कि हमले से क्या होगा? नुकसान, और नुकसान इतना हो जाएगा कि कोई बचेगा नहीं वॉर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। डन क्लास। सो कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट का ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो, हमारी न्यू सीरीज आपको अच्छी लगी हो 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच क्लास।